हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का ही एक पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, जिसके अंदर किसी जब अगर ज्यादा टास्क आ रही है, ज्यादा प्रोसेस आ रहे हैं, तो क्या किया जाता है, मल्टीपल क्यूज बना दी जाती है। ये क्यूज जो है टाइप ऑफ, यानी किस टाइप के प्रोसेस आ रहे हैं उस टाइप के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और 2 या 3 या 4 या 5 क्यूज या 6 क्यूज, जितनी नंबर ऑफ क्यूज आप चाहे बना सकते हैं। हर एक क्यू में स्पेसिफिक टाइप के टास्क ही जाएंगे और हर एक क्यू का जो है प्रायोरिटी लेवल अलग अलग होता है। सबसे ऊपर जो क्यू है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। और जो लिस्ट है सबसे नीचे की तरफ, उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, उसके जॉब सबसे लास्ट में एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ से इसमें मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में डिसएडवांटेज ये था कि इसमें जो लोअर लेवल पे, यानी लोअर क्यू में जो जॉब्स रखी हुई है, इनको स्टार्वेशन कंडीशन को फेस करना पड़ता था, यानी कि बहुत टाइम तक रिसोर्स के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। प्लस ये कितनी बार जो है इन्फिनिटिव वेट टाइम इनका बढ़ जाता है, इनका वेट टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का एडवांस वर्जन बनाया गया, जिसे बोला गया मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। यहाँ पे कंटिन्यूटी में जो लोअर क्यूज होती है, इनसे फीडबैक लिया जाता है कि भाई उनका वेटिंग टाइम कितनी देर से चल रहा है। और अगर किसी क्यू का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो ऑटोमेटिक उस क्यू की प्रायोरिटी बढ़ा दी जाती है ऑटोमेटिक। तो फिर उस क्यू के जो जॉब्स है वो एग्जीक्यूट होने के लिए फाइनली चले जाएंगे। तो ये फीडबैक जो है ये नीचे वाली क्यू से लिया जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग क्यू को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए इसको मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस जो है परमानेंटली असाइन हो जाते हैं किसी भी क्यू को, जैसे वो सिस्टम में एंट्री करते हैं। ठीक है, प्रोसेस जो है क्यूज के बीच में ऊपर नीचे नहीं जा सकते, एक ही जगह रहते हैं। अब यहाँ पे लो शेड्यूलिंग ओवरहेड होने वाला लग जाता है, जिस वजह से जो है सिस्टम इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। तो मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या करेगा, इस प्रोसेस को दूर कर देता है। ये क्या करता है, सिंपल सा नीचे वाली क्यूज को जो है उनसे फीडबैक लेता है, देखता है अगर उनका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर ऑटोमेटिक उस क्यू की वेटिंग जो है प्रायोरिटी बढ़ा देगा। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो प्रोसेस जो है जो अलग अलग क्यू से सीपीयू के पास में आ रहे हैं, उनको सेपरेट करके सीपीयू को ऐसी क्यू पे अलॉट करना है जहां पे काफी टाइम से वेटिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस सीपीयू को बहुत ज्यादा देर तक यूज कर रहा है तो ऐसे टाइम पे उस प्रोसेस को तो हटा देंगे और सीपीयू को लोअर प्रायोरिटी क्यू की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो लोअर प्रायोरिटी वाली क्यू है, जिनको काफी लंबे टाइम से वेट करना पड़ रहा है, उनको डायरेक्ट जो है हायर प्रायोरिटी मिल जाता है और सीपीयू के अंदर जो है डायरेक्ट अपने जॉब्स भेज सकते हैं और स्टार्वेशन की कंडीशन दूर हो जाती है। ठीक है, अब अगर बात करें तो इन जनरल एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर जो होता है वो किन किन पैरामीटर्स को माइंड में रखते हुए डिसीजन लेता है कि कब किस क्यू की प्रायोरिटी कम ज्यादा करनी है। तो उसके पैरामीटर्स ये रहे, सबसे पहला तो नंबर ऑफ क्यूज। ठीक है, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा हर क्यू के अंदर किस तरह की शेड्यूलिंग इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मल्टीपल या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर हर एक क्यू में अलग अलग शेड्यूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो किस क्यू में क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करी है, इसको भी जो है शेड्यूलर देख करके डिसीजन लेता है कि क्यूज की जो है प्रायोरिटी कैसे चेंज करनी है। ठीक है, द मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड द प्रोसेस टू हायर प्रायोरिटी क्यू, एक मेथड जो कि शेड्यूलर इस्तेमाल करेगा ये पता करने के लिए कि कब किसी जो है लोअर प्रायोरिटी क्यू को हायर प्रायोरिटी क्यू में अपग्रेड करना है। साथ के साथ एक मेथड ऐसा भी होगा जिसके थ्रू शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि कैसे किसी हायर प्रायोरिटी क्यू को डिमोट करके लोअर प्रायोरिटी क्यू में बदलना है। ठीक है, साथ के साथ एक और मेथड काम में लिया जाएगा जो ये पता करेगा कि किस क्यू में जो है जो प्रोसेस एंटर करेगा जिसको है डायरेक्टली सर्विस चाहिए, यानी कि कोई प्रोसेस आएगा उसको अर्जेंटली शेड्यूल होना है या अर्जेंटली प्रोसेस होना है, तो वो कौन सी क्यू में जाएगा ये भी शेड्यूलर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल यहाँ देखा, इस एग्जांपल को हम समझना शुरू करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, ये एक मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलर है। ठीक है, इसमें 3 क्यू हमने लिए। इस क्यू का क्वांटम यानी टाइम क्वांटम है 8 मिली सेकेंड। इस क्यू में जो भी प्रोसेस आएगा वो एक बार में सिर्फ 8 मिली सेकेंड के लिए ही सीपीयू को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा वाला जो हमारा क्यू है, इसका क्वांटम यानी कि टाइम स्लॉट जो है इसका है 16 मिली सेकेंड। इस क्यू में जो भी प्रोसेस आएगा वो सीपीयू को 16 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर तीसरा वाला जो क्यू है, ये इसमें कोई टाइम स्लॉट नहीं, इसमें FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी इस क्यू में जो भी प्रोसेस आएगा, जो पहले आएगा वो एग्जीक्यूशन के लिए पहले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, ये देखिए, यहां से एंटर किया और यहां से अगर सब कुछ ओके तो आउटपुट निकलेगा, नहीं तो ये नीचे वाली क्यू में आ जाएगा, और अगर एग्जीक्यूट होकर आगे तो ठीक, नहीं तो नीचे वाली क्यू में आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कोई एक जॉब है
वो आई, वो सबसे पहले आई इस फर्स्ट क्यू के अंदर, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। इसकी मीडियम प्रायोरिटी, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी, ओके। ये आया भाई, कोई प्रोसेस आया एग्जीक्यूशन के लिए, तो बाय डिफॉल्ट उसको सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू में भेज दिया, सबसे ऊपर वाली में। अब इसका तो क्वांटम यानी टाइम स्लॉट 8 मिली सेकेंड का है, तो अगर वो जॉब 8 मिली सेकेंड में कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई तब तो ओके है, वो यहां से जो है बाहर निकल जाएगी। मतलब अगर वो 8 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो सकती है, या फिर 8 मिली सेकेंड बाद वो सीपीयू को फ्री कर देगी ड्यू टू एल्गोरिदम। अगर राउंड रोबिन एल्गोरिदम बना दी हमने फर्स्ट क्यू के अंदर, वो 8 मिली सेकेंड का टाइम स्लॉट दे रखे हैं, तो फिर क्या होगा कि भाई 8 मिली सेकेंड में जो है अगर उस प्रोसेस ने सीपीयू को फ्री कर दिया या कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई, तभी उसको जो है यहां से आगे भेज देते इधर सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो प्रोसेस अगर 8 मिली सेकेंड में कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा या 8 मिली सेकेंड बाद सीपीयू को फ्री नहीं करेगा, तो उसको डिग्रेड करके नीचे वाली क्यू में डाल देते इधर, जहां पे टाइम स्लॉट 16 है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस के लिए बहुत बढ़िया बात है। सपोज जैसे प्रोसेस को चाहिए 10 मिली सेकेंड, तो बेसी बात है फर्स्ट वाली क्यू में तो उसका काम होगा नहीं, तो उसको डाल दिया जाएगा नीचे वाली क्यू में, मतलब आएगा तो यहीं पे, तो उसको डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ डाल दिया, ठीक है, तो इसका टाइम स्लॉट तो 16 मिली सेकेंड है, उसको तो 10 ही चाहिए, तो मतलब वो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के लिए वो यहाँ से सीपीयू के पास चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कोई ऐसी जॉब आ गई जिसका टाइम फ्रेम और ज्यादा है, सपोज 20 मिली सेकेंड, तो फर्स्ट वाली क्यू से सेकंड वाली क्यू में आया और यहाँ पे भी वो आगे नहीं जाएगा सीपीयू के पास, फिर उसको भेजेंगे नीचे इधर इस वाली क्यू में। और यहाँ पे कोई टाइम स्लॉट नहीं है, यहाँ पे वो सारी जॉब्स आएगी जो पहले आया पहले उसको भेजेंगे, भले वो कितनी भी देर के लिए सीपीयू को यूज करे। तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट, मतलब सीपीयू के पास अब 3 क्यू है, वो 3 अलग अलग क्यू से डेटा ले रहा है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट वाली क्यू से डेटा लेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसके अंदर जितनी भी जॉब्स आ रही है, इस जो मतलब इस क्यू से आ रही है, उन सबका एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम काफी कम है, इसलिए सीपीयू पहले उनको जो है एग्जीक्यूट करके फॉरवर्ड कर देगा। देन सेकंड प्रायोरिटी देगा ये क्यू नंबर 2 को, क्योंकि इसका भी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो थर्ड क्यू से ज्यादा है, सो ये कम है बस टाइमिंग, तो यहाँ से जो प्रोसेस आ रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होकर चले जाएंगे। एफसीएफएस से वो सबसे लास्ट में जॉब लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जॉब आएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, भले वो 20 मिली सेकेंड आई, वो 40 मिली सेकेंड आई, अगर वो यहाँ पे आकर के खड़ी हो गई और इन दोनों जॉब क्यू में कोई जॉब नहीं पड़ा है, तो सीपीयू इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? सपोज क्यू नंबर 1 के अंदर मैं राउंड रोबिन यूज कर रहा हूँ एल्गोरिदम, क्योंकि मल्टीपल क्यू है तो अलग अलग एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे राउंड रोबिन लगा दी। अब राउंड रोबिन में क्या होता है, टाइम स्लॉट बन जाता है। सपोज जैसे 8 मिली सेकंड के टाइम स्लॉट बन गए, सीपीयू को पता है 8 मिली सेकंड के लिए जॉब्स को जो है कंपाइल करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो फिर तो यहाँ पे 40 मिली सेकंड वाला भी टास्क आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम स्लॉट बना के 5 पार्ट करके फॉरवर्डिंग के आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो उस केस में सेकंड और थर्ड वाले फ्री बैठे रहेंगे। तो ये डिपेंड जो है एल्गोरिदम पे भी करता है कि किस तरह के एल्गोरिदम आप ले रहे हैं। नीड फॉर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है देन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के मुकाबले में। वहां तो लोअर क्यू वाले वेट ही करते थे, यहाँ पे तो प्रायोरिटी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। एल्गोरिदम जो है ये रेस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसमें टर्न अराउंड टाइम जो है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? कितनी देर किसी जॉब को वेट करना पड़ा, वेट करने के बाद में जब वो एग्जीक्यूशन के लिए गई फाइनली, वो है उसका टर्न अराउंड टाइम। तो अगर हम बात करें एसजीएफ, जो शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिदम जो है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि ये प्रोसेसेस को कंटिन्यूटी में शेड्यूल करके आगे भेजते रहे ताकि टर्न अराउंड टाइम को ऑप्टिमाइज किया जा सके। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस का जो टोटल रनिंग टाइम है हम एडवांस में नहीं जान सकते हैं। क्यों? वो किस क्यू में जा रहा है, उस क्यू में क्या शेड्यूलिंग अप्लाई कर रही है की गई है, वी डोंट नो। तो फाइनल वो कितने देर में एक्चुअली एग्जीक्यूट होकर के निकलेगा, उसका कंप्लीशन टाइम कितना होगा हमको नहीं पता एडवांस में, ठीक है। तो ये इसलिए भी हमें मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि जब सपोज जैसे किसी क्यू में टाइम क्वांटम चल रहा है, ठीक है, तो अगर वो टाइम क्वांटम से ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए प्रोसेस अगर रन कर रहा है, तो फिर उसको अगर एक ही क्यू में रखते हैं या क्यू में प्रोसेस को अप डाउन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बिना वजह वो क्यू जो जिसकी बड़ी हायर प्रायोरिटी है वो बिना वजह सीपीयू को एग्जॉस्ट करके रखेगी, बिजी रखेगी, और नीचे वाले क्यू के जो जॉब्स है वो स्टार्वेशन की कंडीशन में चले जाएंगे, वो ब्लॉकिंग कंडीशन में आ जाएंगे एक तरह से, ठीक है। इसलिए भी हमें जो है ये वाली मल्टीपल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। पर सबसे बेस्ट चीज जो होती है इस एल्गोरिदम में एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोसेस एक बार पहले आ चुका है उसके पास्ट बिहेवियर को ये एल्गोरिदम याद रखती है, उस प्रोसेस के बिहेवियर को लास्ट टाइम
ये कौन सी क्यू में, मतलब जैसे डायरेक्ट हायर प्रायोरिटी में वन टाइम में एग्जीक्यूट हो गई थी, या इसको लोअर में शिफ्ट करना पड़ा था, या लोअर से हायर किया था, इस पूरे बिहेवियर को याद रखती है। देन उसी के अकॉर्डिंग जब वही प्रोसेस वापस लौट के आता है तो पहले से प्रिपेयर रहती है कि इसको हायर में भेजना है, मिडिल में भेजना है, लोअर में भेजना है, ठीक है, या फिर इसको तीनों में ट्रांजेक्ट कराना है। तो इससे ऑटोमेटिक शेड्यूलर पे लोड कम हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि ऑल ओवर टर्न अराउंड टाइम जो होता है सभी जॉब्स का, सभी क्यू से जितनी भी जॉब्स आ रही है उनका टर्न अराउंड टाइम काफी कम हो जाता है, एंड जॉब्स जो है स्मूथली प्रोसेस करने लगती है और सिस्टम की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा एडवांस और सुपर फास्ट हो जाती है। तो कुछ इन रीजंस की वजह से हमें मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेज ये फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, क्योंकि जॉब ऊपर नीचे अपने हिसाब से मूव कर सकती है अलग अलग क्यूज के अंदर। तो यहाँ पे किसी भी जॉब को ना ही बहुत ज्यादा वेट करना है और ना ही कोई क्यू पूरी तरह से सीपीयू पे कंट्रोल करके बैठी रहेगी, ठीक है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है इसके अंदर प्रोसेस जो है अलग अलग क्यूज के बीच में मूव कर सकता है, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। इस एल्गोरिदम में किसी भी प्रोसेस का वेट टाइम बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा टाइम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी वाली क्यू में भेज देते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक क्यू के ऊपर शेड्यूलिंग में आप सोचो कितना मेहनत लगता है, यहाँ तो मल्टीपल क्यू है, प्लस प्रोसेस मूव कर रहा है, प्लस हर एक क्यू की शेड्यूलिंग अलग चल रही है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगेन ये एक अच्छा है अगर आप इसको मैनेज करना सीख जाए तो, ठीक है। प्रोसेस आर मूविंग अराउंड डिफरेंट क्यूज विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर सीपीयू ओवरहेड्स, यानी कि प्रोसेस बार बार इधर उधर मल्टीपल क्यू में रन करना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि सीपीयू के लिए ओवरहेड हो जाएगी। पहले से वो प्रोसेसिंग कर रहा है, ऊपर से अब इसको प्रोसेस के मूवमेंट को भी मेंटेन करना पड़ेगा, बिना वजह परेशान होगा, ठीक है। और बेस्ट शेड्यूलर मतलब अगर हम बात करें कि ये जो एल्गोरिदम है इसके अंदर, मतलब अगर हम सिंपल सा इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द बेस्ट शेड्यूलर, मतलब इस एल्गोरिदम के लिए कौन सा शेड्यूलर इस्तेमाल काम में लें, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कि ये कहना आसान है टॉप क्यू वाले को हायर प्रायोरिटी दे दो, ऐसा हो नहीं सकता ना। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जॉब्स पे और टाइप ऑफ जॉब पे, ओके। तो ये होते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये था हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के ड्रॉबैक्स को दूर करता है, ठीक है। फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, कोई सजेशन फीडबैक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। हमने इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। हमने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।